हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम फिट एंड फाइन। आज हम आपके लिए लाइट चैप्टर का कंप्लीट फार्मूला का वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। बेसिकली इस वीडियो लेक्चर का जो मेजर डिस्कशन होने वाला है वो लाइट में जितने भी फार्मूला हैं, लाइट चैप्टर में जितने भी फार्मूला हैं उन सारे फार्मूला को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में, इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपकमिंग लेक्चर्स जितने भी आएंगे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स लेक्चर्स होंगे। लेकिन मैंने क्या सोचा कि न्यूमेरिकल सीरीज लाने से पहले लाइट में जितने भी फॉर्मूला है एक बार उसको रिवीजन कर लिया जाए। रिवीजन करने के बाद अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो फार्मूला आपको दिमाग में रहेगा और ईजिली आप फार्मूला को उस क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर पाएंगे। क्वेश्चंस अगर फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें फार्मूला को मेमोराइज करना होता है, रिमेंबर करना होता है। इसलिए मैंने आपके लिए एक लेक्चर लेकर आया है। इस लेक्चर का जो मेजर हमारा डिस्कशन होने वाला है वो कंप्लीट फार्मूला किसका, लाइट चैप्टर का। इसमें सारे का सारा फार्मूला लाइट चैप्टर का लिखा हुआ है। बस इसको हम समझाएंगे 10 से 15 मिनट में। ये सारे का सारा फार्मूला हम लोग रिवीजन करेंगे और उसके बाद बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम इस लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला क्या है, 360/θ = n। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आखिर इस फार्मूला जो फार्मूला है क्या देता है, क्या निकालता है, क्या फाइंड आउट करते हैं इस फार्मूला से हम। तो द एबव फार्मूला 360/θ = n इज यूज व्हेन टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। जब दो मिरर्स किसी एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं तो उनके बीच में ऑब्जेक्ट, अगर सपोज दो मिरर है, इसको किसी एंगल पे क्या किया गया है, इंक्लाइन कर दिया गया है और उसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो जाहिर सी बात है कि उस मिरर में इमेज तो बनेगा। तो कितने इमेज बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे, उस चीज़ को निकालने का ये फार्मूला है। तो कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। इफ़ n इज इक्वल टू इवन इंटीजर, सपोज क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है, आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करना है और डिवाइड करके आंसर लाना है। तो सपोज आपने क्वेश्चन में थीटा कुछ दिया हुआ है और n की वैल्यू क्या आया, इवन इंटीजर, n का वैल्यू क्या आया, इवन नंबर आया। तो देन द नंबर ऑफ इमेज विल बी n-1। तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा, यानी नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, किसके इक्वल होगा, n-1। सपोज 6 आया, इसको डिवाइड करने के बाद 360 इसको डिवाइड करने के बाद 6 आया, तो जो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, तो 6 - 1 5। नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, 5। यानी अगर इसको डिवाइड करने के बाद इवन नंबर आ रहा है तो उस इवन नंबर में से क्या करना है, आपको एक माइनस कर देना है और जो आंसर जो आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है। सेकंड क्या है, इफ़ n इज, अब ऐसा तो नहीं कि इसको डिवाइड करने पे इवन इंटीजर आए, इवन नंबर ही आए, अगर हो सकता है ऑड नंबर भी तो आ सकता है। तो अगर इफ़ n इज इक्वल टू ऑड इंटीजर, अगर n की वैल्यू क्या आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, तब क्या करेंगे, देन द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n। तो मान लेते हैं अगर इसको डिवाइड करने के बाद 5 आया तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेजेस 5 ही रहेगा, नंबर ऑफ इमेजेस 5 ही रहेगा। अब हो सकता है कि इसको डिवाइड करने के बाद ना इवन नंबर आए ना ऑड नंबर आए, फ्रैक्शन की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, वैल्यू किस में आ जाए, आंसर किस में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए। तब हम कैसे नंबर ऑफ इमेज निकालेंगे। तो उस केस में क्या करते हैं, अगर इफ़ n इज इक्वल टू फ्रैक्शन, अगर n की वैल्यू क्या हो जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इंटीग्रल पार्ट। इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लेते हैं इसको डिवाइड किया गया और डिवाइड करने के बाद 5.14 आया, तब हम नंबर ऑफ इमेजेस कितना निकालेंगे। इस केस में हम
पॉइंट की इस डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है इसको हटा देते हैं, उसको सिर्फ इंटीग्रल पार्ट ही लेते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, इंटीग्रल पार्ट को लेते हैं। तो जो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, 5। नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, 5। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि एन का वैल्यू इवन आए तो क्या करेंगे, ऑड आए तो क्या करेंगे, और फ्रैक्शन में आए तो क्या करेंगे। ठीक है, चलिए अब सेकंड फॉर्मूला क्या है। हमने हमने बताया, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है, जो फोकल लेंथ जो है वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यानी फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, फोकल लेंथ का दुगना होगा। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का दुगना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, अगर फोकल लेंथ दिया है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड फॉर्मूला है लाइट चैप्टर का, इसको मिरर फॉर्मूला कहते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर v क्या है, तो v इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f क्या है, फोकल लेंथ है। एकदम बढ़िया तरीके से, कितना सिस्टमैटिक रूप से मैंने आपके लिए इस लेक्चर को बनाया है, इस लेक्चर को डिज़ाइन किया है ताकि आपको इजीली हर एक फॉर्मूला को समझने में दिक्कत ना आए। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है हमने देखा। मिरर फॉर्मूला में क्या रिलेशन, मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमने ये भी देखा कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v क्या है, v यहाँ पर इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f क्या है, फोकल लेंथ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज थर्ड फार्मूला। फोर्थ फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। इसी को हम हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होता है, -v अपॉन u। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये जो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, इट इज ओनली एप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉर मिरर के लिए एप्लीकेबल है। लेंस के लिए अलग मिरर, अलग मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, और मिरर के लिए ये जो फॉर्मूला है मिरर के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद जो फिफ्थ फॉर्मूला है वो क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर। क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, दिस इज स्नेल्स लॉ। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। हालांकि ये जो लेक्चर है वो रिवीजन है, इसके बारे में हम डिटेल में आपको लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में जितने भी लाइट के लेक्चर्स अभी तक हुए हैं उनमें मैंने आपको बताया है एक पर्टिकुलर लेक्चर में कि स्नेल्स लॉ, डिटेल में बताया है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ कंप्लीट फॉर्मूला को रिवाइज कर रहे हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, उसके बाद जो सिक्स्थ फॉर्मूला है वो है ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है, दिस इज ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। अगर आपको ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, वाटर का, किसका, वाटर का, तो करना क्या है, आपको ऊपर
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना है उसका वैल्यू यहाँ पर पुट करना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जिसमें निकालना है, यानी हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें निकालना है वाटर में। तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है उसको यहाँ पर लिखिए, वहाँ इसको उसका वाटर में लाइट का स्पीड कितना होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखिए, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, कैसे पढ़ा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, यहाँ क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम निकाला, यहाँ पे हमने क्या निकाला, यहाँ पर हमने क्या निकाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम एक किसके इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे आप लिखेंगे इसको तो इस V1 को आप उठाकर ऊपर रख सकते हैं, V1 को उठाकर अगर ऊपर रखेंगे तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी इतना ही आएगा ना, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/V2 अपॉन V1। अब हमें यहाँ साफ पता चल रहा है कि V2 अपॉन V1 क्या है, V2 अपॉन V1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम किसके रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला काफ़ी यूज में आते हैं, ये भी इस फार्मूला से भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारा 8वां फार्मूला है वो क्या है, हमें पता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, जिसको स्नेल्स लॉ कहा जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। ठीक है, जब लाइट, पता है आपको कि जब लाइट किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास करता है, जब लाइट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास करता है, सपोज दिस इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, मैंने आपको डिटेल में एक लेक्चर में बताया है, ऊपर हमारा एयर है, ये हमारा ग्लास है और नीचे हमारा एयर है। तो जब लाइट एयर से ग्लास में जाती है, तो जब लाइट एयर से ग्लास में जाती है तो क्या होता है, एन इज इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होता है। ठीक है, अब जैसे ही लाइट ग्लास से जब एयर में जाती है तो ये जो जैसे ही लाइट ग्लास से एयर में जाती है तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, जस्ट इसका, यहाँ एयर से ग्लास जा रहा था, यहाँ ग्लास से एयर जा रहा है, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ पर जो आएगा साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन ई। बेसिकली इस लेक्चर में हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं, इसको मैंने डिटेल में समझाया है किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, अगर आप इस रेसिप्रोकल को हटा दीजिएगा, इस 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा, साइन आर क्या हो जाएगा, साइन ई, साइन आर की जगह क्या आ जाएगा, साइन ई, और साइन ई की जगह क्या आ जाएगा, साइन आर।
ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, यहाँ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। अगर आप इक्वेट कीजिएगा तो क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर। साइन आर से साइन आर कट जाएगा और साइन से साइन कट जाएगा। तो यहाँ से जो हमें यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, इमर्जेंस एंगल का इक्वल होता है। यानी इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल होता है, इमर्जेंस एंगल के इक्वल होता है। यानी जितने एंगल से लाइट इस ग्लास में इंटर करेगी उतना ही एंगल पे ग्लास से लाइट बाहर निकल जाएगी, ठीक है। यानी ऐसे दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो आई और ई क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला, 9th फार्मूला, लेंस फार्मूला। 9वां फार्मूला है लेंस फार्मूला। क्या होता है, सिंपली क्या करना है, यहाँ पर मिरर फार्मूला की जगह प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस। तो प्लस की जगह अगर आप माइनस कर देते हैं तो देन इट बिकम लेंस फार्मूला, ठीक है। अब जो 10th फार्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन यू। मैग्नीफिकेशन, एम क्या है यहाँ पर, मैग्नीफिकेशन है। मैग्नीफिकेशन किसके इक्वल होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। और वी अपॉन यू, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर फॉर्मूला में यहाँ पर मिरर, इसमें यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मिरर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, अगर आप लेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस को हटा दीजिए, ठीक है। जो नेक्स्ट फार्मूला है दैट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस किसके इक्वल होता है, पावर ऑफ लेंस 1/f के इक्वल होता है। f क्या है यहाँ पर, f इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। और अगर इस फार्मूला का यूज तब करेंगे जब हमारा जो फोकल लेंथ है वो मीटर में दिया रहे। अगर फोकल लेंथ मीटर में दिया है तो हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इफ़ फोकल लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर, तो हम उस केस में इन दैट वेरी केस हम लोग P इज इक्वल टू 100/f यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फार्मूला है वो हमने बताया था आपको कि जब दो या दो से अधिक लेंस आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने के लिए हम क्या करते क्या हैं, हर एक इंडिविजुअल लेंस का पावर को ऐड करते हैं। हर एक इंडिविजुअल लेंस के पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद जो आंसर आता है दैट विल बी द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पी कॉम यहाँ से क्या निकल के आएगा, P1 + P2 + P3 + so on Pn, ठीक है। यहाँ से फर्दर आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो ब्रेक करने के बाद आप पावर की जगह 1/f1 लिख सकते हैं, P2 की जगह 1/f2 लिख सकते हैं, P3 की जगह 1/f3 लिख सकते हैं, ऐसे ही so on Pn की जगह आप 1/fn लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है, अगर दो या दो से अधिक लेंस कंबाइन है, दो या दो से अधिक लेंस को कांटेक्ट में रखा गया है, उस केस में अगर कंबाइन पावर पूछ रहा है निकालने के लिए तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बढ़िया सा नोट पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि बुक्स में लिखा होता है P इज इक्वल टू P1 + P2 + P3 + Pn, ठीक है। कैन बी रिटन एज P इज इक्वल टू समेशन Pn सिग्मा Pn। इसको कैसे पढ़ाते हैं, P इज इक्वल टू सिग्मा Pn। और n कहाँ से कहाँ जाएगा, n कहाँ से कहाँ तक जाएगा, n 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ना लिख के सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू सिग्मा Pn। फर्दर जब इसको ब्रेक कीजिएगा, फर्दर ब्रेक करने के बाद आपको यही सिनेरियो देखने को मिलेगा, दिस सिनेरियो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो
कभी कभी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पूछ लिया जाता है कि जब दो या दो से अधिक लेंस को कांटेक्ट में रखा गया है तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालिए। कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकालिए। उस जो दो या दो से अधिक लेंस आपस में कांटेक्ट में है, तो उन कांटेक्ट लेंस का क्या निकालना है, उस कांटेक्ट लेंस का क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो यहाँ से 1/f क्या निकल के आएगा, 1/f1, 1/f2, 1/f3, 1/f4, ऐसे ऐसे सो ऑन करके 1/f1 तक जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट फार्मूला ऑफ लाइट। मेरे तरफ से ये कोशिश किया गया है कि लाइट चैप्टर में जितने भी फार्मूला हैं और जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं किन्हीं न किन्हीं फार्मूला से, वो इन्हीं फार्मूला से पूछा जाता है। इस फार्मूला से बाहर कोई एक भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो आ जाए। आप कोई भी बुक ले लें, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इन्हीं फार्मूला पे बेस्ड होंगे, और इन्हीं फार्मूला पे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।